गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक कुल 4 चैप्टर प्रश्नोत्तर सहित पूरे कर चुके हैं और हमने तीसरा चैप्टर सेनापति शुरू कर दिया था। बच्चों, हम 4 चैप्टर सूरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी पढ़ चुके हैं। उनके सभी प्रश्नोत्तर हम पूरे कर चुके हैं। अब हम जो सेनापति पढ़ रहे हैं उसके भी हम 4 लेक्चर अब तक पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने सेनापति का जीवन परिचय, काव्य परिचय प्राप्त किया था। फिर हमने ऋतु वर्णन शुरू किया था जो उनके द्वारा रचित है, जिसमें हमने वसंत ऋतु का सुंदर चित्रण, फिर ग्रीष्म और वर्षा का सुंदर चित्रण, उसके बाद एक नायिका की विरह वेदना का सुंदर चित्रण हमने पढ़ लिया था। आज बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं वो है शीत ऋतु की सुंदरता। अब बच्चों देखिए, इन्होंने 6 ऋतुओं में से 2 ऋतुएं छोड़ दी, एक तो हेमंत और एक शरद। तो शरद और हेमंत का वर्णन इन्होंने नहीं किया है, 4 ऋतुओं का वर्णन है। 4 ऋतुओं का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। अब हमारी अंतिम ऋतु आ गई यहाँ पर शिशिर, जिसे शीत ऋतु भी कहा जाता है। बच्चों, इस ऋतु में क्या होता है आप सबको अच्छे से पता है। भयंकर सर्दी में हाड़ यानी हड्डियां कांप जाएं, ऐसी जब भयंकर सर्दी पड़ती है और लोग दूजने लग जाते हैं, जब अलाव जलाकर लोग जगह जगह अपने आप को सेकते हैं, आग के बीच में बैठ कर उनको ऐसा लगता है कि जैसे आग उनके अंदर है या वो आग के अंदर है। उनको आग की उस गहन अग्नि का उस समय आभास नहीं होता, क्योंकि आग की अग्नि और उनके शरीर के टेम्परेचर में बहुत फर्क नहीं होता है। उनका शरीर का जो टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाता है कि उस समय शरीर ठंडा होता है। और उस ठंडे शरीर पर आप छोटे से एक्सपीरियंस से बच्चों इस चीज़ को समझ सकते हो। यदि हम गर्मियों में रोटी बनाते हैं तो हमें चिमटे का प्रयोग करना पड़ता है, वहीं सर्दियों में जब हम गैस पर रोटी सेकते हैं तो मन करता है कि बिना चिमटे के ऐसे ही सेक ली जाए। तो वही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान है वो उस शीत ऋतु में इतना कम हो जाता है कि शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो बच्चों, यहाँ बात है उसी शीत ऋतु की कि कवि सेनापति इस शीत ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल। तो पहले बच्चों हम इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं कि कवि ने किस तरह से यहाँ पर शीत ऋतु का वर्णन किया है। शीत का मतलब यहाँ लिखा है शीत, तो शीत का मतलब है सर्दी। शीत यानी सर्दी। फिर शब्द है प्रबल, यानी पूरे जोर से। पूरे जोर से। फिर शब्द है कोपी, तो कोपी का अर्थ है क्रोधित। क्रोधित। फिर है दल, तो दल का मतलब है सेना। फिर है निबल, निबल का अर्थ है कमजोर। अनल, अनल का अर्थ है आग। सूरी, सूरी का अर्थ है सूर्य।
सियराई का अर्थ है ठंड से, ठंड से। हिम यानी बर्फ। हिम यानी बर्फ। समीर यानी हवा। समीर यानी हवा। विषम यानी जहरीले। विषम यानी जहरीले। गरम यानी गर्मी। भवन यानी भवन का मतलब है भवन। भवन यानी भवन। कोनन यानी कोने में। धूम यानी धुआं। धूम यानी धुआं। धूम यानी धुआं। हिये यानी हृदय से। हृदय से। नेक यानी थोड़ी सी। नेक यानी थोड़ी सी। नेक यानी थोड़ी सी। और सुलगाई यानी सुलगाई यानी जला के। जलाकर। भीत यानी डरा हुआ। डरा हुआ। पसारी यानी फैलाकर। पसारी यानी फैलाकर। पानी यानी हाथ। पानी यानी हाथ। पाउक यानी पावक। पाउक यानी पावक या अग्नि। छिपाई यानी छिपाकर।
अब देखिए बच्चों, जो मुख्य शब्द थे वो लिख दिए, इतने तो आपको कहीं और भी प्राप्त नहीं होंगे। अब इतने शब्दार्थ लिखने के बाद भी यदि हम हिंदी अर्थ नहीं समझ पाए तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी शिथिलता मानी जाएगी। इतने सारे शब्दार्थ यहाँ लिखे हुए हैं। शीत सर्दी, प्रबल पूरे जोर से, कोपी क्रोधित, दल सेना, निबल कमजोर, अनल आग, सूरी सूर्य, सियराई ठंड से, हिम बर्फ, समीर हवा, विषम जहरीले, भौन भवन, कौन कौनन में, धूम धुआं, हिय हृदय से, नेक थोड़ी सी सुलगाई जलाकर, भीत डरा हुआ, पसारी फैलाकर, पानी हाथ, पाउक पाव, छिपाई यानी छिपाकर। अब बच्चों शुरू करते हैं हम हमारी व्याख्या। तो सबसे पहले बात आती है संदर्भ की। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है, जिसके रचयिता रीतिकालीन कवि सेनापति हैं। अब हम, ये तो हुआ संदर्भ, अब शुरू करते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सेनापति ने शीत ऋतु की प्रबलता का सुंदर चित्रण किया है कि शीत ऋतु एक क्रोधित सेना के रूप में हमारे देश में धावा बोल चुकी है। जिस प्रकार सेना के आक्रमण से हम विचलित हो जाते हैं, वैसे ही अचानक आई सर्दी से हम बहुत ही परेशान हो गए हैं। इस तरह से आपको प्रसंग में उसका वर्णन करना है। फिर अब शुरू करते हैं व्याख्या, क्योंकि बच्चों आपको व्याख्या ही इसके गृह कार्य के रूप में करनी है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सूरी सिय राय के। कवि सेनापति कह रहे हैं कि शीत ऋतु का प्रबल यानी पूरे जोर से, कोपी यानी क्रोधित दल के रूप में अर्थात सेना के रूप में हमारे देश पर चढ़ाई कर चुका है। अर्थात शीत ऋतु एक शत्रु की सेना की भांति हमारे देश में पूरे जोर से आक्रमण कर चुकी है। शीत ऋतु एक शत्रु की सेना की भांति हमारे देश में पूरे जोर से आक्रमण कर चुकी है। अर्थात हमारे देश में शीत ऋतु का प्रारंभ हो गया है। निबल अनल, आग कमजोर पड़ गई है। गयो सूरी सिय राय के, निबल यानी कमजोर, अनल यानी आग। आग कमजोर पड़ गई है और सूर्य कहीं जाकर छिप गया है। हिम के समीर ते बरसे विषम तीर, जो बर्फीली हवा के समीर यानी झोंके हैं। समीर यानी हवा और हिम यानी बर्फ की। तो बर्फीली हवा के जो झोंके हैं वो जहरीली तीर की भांति हमें पीड़ित कर रहे हैं। अर्थात वर्षा ऋतु में जैसे बर्फीली हवा होती है, जैसे गर्मी में लू चलती है, वैसे ही शीत ऋतु के अंदर हवा कैसी हो जाती है, बर्फीली हो जाती है। मतलब हवा के रूप बदल जाते हैं, वो इतनी ठंडी लगती है कि हमारे शरीर को पीड़ित करती है। तो बर्फीली हवा के झोंके हमारे शरीर को जहरीली तीर के समान लग रहे हैं। रही गरम भौन कोनन में जाई के, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी किसी भवन के कोने में जाकर छिप गई है। रही गरम भौन कोनन में जाई के, लग रहा है जैसे गर्मी किसी भवन के कोने में जाकर छिप गई है। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गर्मी भी किसी भवन में जाकर छिप गई है। देखो सूर्य भी छिप गया ठंड के कारण, आग कमज़ोर पड़ गई। आग का उदाहरण आपको दे दिया कि जैसे रोटी सेकते समय चिमटे की ज़रूरत पड़ती है, वहीं सर्दी में लगता है कि हाथ से ही गैस पर रोटी सेक ली जाए। तो क्यों लगता है? क्योंकि शरीर का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि उस समय ऐसा लगता है कि जो हो जाए तो गर्मी के नज़दीक ही रहे, तो आग के निकट रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि गर्मी भी शीत ऋतु में जैसे किसी कोने में जाकर छिप गई है। धूम नैन बहे, लोग आगी पर गिरे रहे। आँखों से धुआं बह रहा है। धूम नैन बहे, आँखों से धुआं बह रहा है का मतलब ये नहीं है बच्चों कि आँखों से धुआं निकल रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि आग के पास में लोग बैठे हैं और उस आग के धुएं से आँखों से जल निकल रहा है। धुआं नेत्रों से बह रहा है का तात्पर्य है
कि धुएं के कारण जल बह रहा है, अर्थात आंसू निकलने लग गए हैं। धूम नैन बहे, धुआं जो है वो जल के रूप में नेत्रों से बहने लगा है। लोग आगी पर गिरे रहे और लोग आग पर गिरे जा रहे हैं, अर्थात आग को घेरे बैठे हैं। लोगों को देखा होगा बच्चों कि सर्दी जब बहुत तेज पड़ती है तो वो अलाव जलाकर उस सर्दी में उस अलाव के चारों ओर ऐसे घेराबंदी करके बैठ जाते हैं कि कहीं आग पर ये तीव्र हवा जो है अपना प्रभाव ना दिखा दे और वो आग कहीं मंदी ना पड़ जाए, इसलिए लोग उसे घेर कर बैठ जाते हैं और उससे गर्मी लेने लग जाते हैं। अब उस आग से जो धुआं उठता है उस धुएं से नेत्रों से जल बरसने लगता है। तो धूम नैन बहे, लोग आगी पर गिरे रहे, आँखों से धुआं बह रहा है और लोग आग पर गिरे जा रहे हैं। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, उस आग को लोग थोड़ा सा जलाते हैं और हृदय से छिपाकर रख लेते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जब आग को जलाते हैं तो उस पर कैसे झुकते हैं, यूँ ऐसे तापते हैं, हाथ को ऐसे फैला लेते हैं, जैसे कि आप अपनी हृदय की छाँव से उस आग को छिपाने का ऐसे झुक जाते हैं और झुककर हाथ को यूँ फैला लेते हैं। तो यहाँ कवि का चित्रण ये है कि हृदय से जैसे कि आप उस आग को जरा सा जलाकर उस आग को अपने हृदय से छिपाना चाह रहे हो। अब बच्चों छिपाना क्यों चाह रहे हैं, उसका कारण है। लोग उस आग को क्यों छिपा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस भयंकर सर्दी के प्रकोप से इस आग का तेज भी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आग का तेज कमज़ोर ना पड़ जाए उस बर्फीली हवाओं के कारण, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, उस आग को छिपाकर बैठे हुए हैं। मानो भीत जानी महासीत से पसारी पानी, छतिया की छाँव राख्यो पाऊ छिपाई के। ऐसा लग रहा है कि मानो इस भयंकर सर्दी से डरा हुआ जानकर, भीत यानी डरा हुआ, जानी यानी जानकर, महासीत यानी भयंकर सर्दी से, पसारी यानी फैलाकर, पानी यानी हाथ, ये इतने हाथ, इन हाथों को फैलाकर, छतिया की छाँव यानी छाती की छाँव में ऐसे झुक कर, छतिया की छाँव राखियो यानी रख लिया है, पाउक यानी आग को, छिपाई के यानी छिपाकर, अर्थात छाती की छाँव में उस आग को हमने इसलिए छिपाकर रख लिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस भयंकर सर्दी से डरकर ये आग बुझ जाए। इसलिए लोगों ने डरकर उस आग को अपनी छाती और अपने हाथों से छिपाकर रख लिया है। भयंकर सर्दी से डरा हुआ जानकर लोगों ने अपने हाथों से और छाती से आग को छिपाकर रख लिया है। अर्थात यहाँ कवि ने इतनी सुंदरता से इस शीत ऋतु का वर्णन किया है कि लोग जो शीत ऋतु में भयंकर सर्दी से परेशान होते हैं, किस तरह से अलाव जलाते हैं और अलाव जलाकर उस आग को छिपाकर बैठ जाते हैं। यद्यपि हम तो अपने हाथ पैर तपाते हैं, लेकिन यहाँ कवि ने ये संदेश दिया है कि उस हाथ पैर को तपाने का अर्थ ये है उस आग को भयंकर सर्दी से बचाना। तो यहाँ कवि ने जो कुछ भी बताया उसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं बच्चों। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल, कवि सेनापति कह रहे हैं कि क्रोधित रूप में जैसे एक सेना किसी देश पर धावा बोल देती है, ठीक उसी प्रकार से क्रोधित स्वरूप में हमारे देश में शीत ऋतु ने धावा बोल दिया है, अर्थात शीत ऋतु का हमारे देश में प्रवेश हो चुका है। निबल अनल, इस शीत ऋतु के प्रभाव से आग कमजोर पड़ गई है। गयो सूर्य सियराई के, और सूर्य भी इस भयंकर सर्दी के प्रभाव से छिप गया है। गयो यानी चला गया है, सूर्य यानी सूर्य, सियराई यानी ठंड के प्रभाव से, अर्थात निबल अनल आग कमजोर पड़ गई है और सूर्य भी इस ठंड के प्रभाव से कहीं छिप गया है।
हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। इस हिम यानी बर्फ के, समीर यानी हवा के झोंकों के कारण लग रहा है जैसे जहरीले तीर बरस रहे हैं। अर्थात हवा के झोंकों के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जहरीले तीर बरस रहे हो। रही गरम भौन कोनन में जाई के, और ये गर्मी ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे भौन यानी किसी भवन के कोने में जाकर छिप गई हो। अब कवि ने ये बातें यहाँ क्यों बताई हैं कि सूर्य भी ठंड के कारण कहीं चला गया है। बच्चों, आपने देखा है शीत ऋतु में सूर्य का प्रकाश बहुत मंदा पड़ जाता है, अर्थात धीमा हो जाता है। वो कहीं बादलों में छिपा रहता है और उसका प्रकाश देखने के लिए हम बेचैन रहते हैं। जब भयंकर सर्दी होती है तो सूर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं। तो कवि ने उसका अर्थ बताया है कि ठंड से सूर्यदेव भी डर गए हैं, कहीं जाकर छिप गए हैं। आग का तेज भी कमजोर पड़ गया है और गर्मी भी किसी कोने में जाकर छिप गई है। धूम नैन बहे, लोग आगी पर गिरे रहे। आंखों से धुआं आंसू बनकर निकलता रहता है, लेकिन लोग आग पर गिरे रहते हैं। अर्थात लोग अलाव जलाकर उसको हाथों से ऐसे घेर लेते हैं कि उस आग को घेर कर जैसे वो उस पर गिर ही जा रहे हों, और उस आग से निकलने वाले धुएं से आंखों से आंसू बहते रहते हैं। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के। लोग अपने हृदय से लगाकर जैसे उस आग को छिपा कर रखते हैं, ऐसे नेक यानी थोड़ी सी अग्नि को जलाकर लोग आग को ऐसे छिपा लेते हैं जैसे कि एक माँ सर्दी से बचाने के लिए अपने बच्चे को अपनी छाती की छांव में छिपा लेती है। तो यहाँ पर कवि ने ये बात इसलिए लिखी है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को छिपा लेती है, ठीक उसी प्रकार से लोग अलाव को जलाकर अपने हाथ को और अपने शरीर को ऐसे झुकाकर उस पर लटका देते हैं जैसे कि आग को जलने से बचाना चाहते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि भयंकर सर्दी के प्रकोप से ये आग भी कहीं बुझ जाए। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी। मानो यानी मान लीजिए, भीत यानी डरा हुआ, जानी यानी जानकर, महासीत यानी भयंकर सर्दी से, पसारी यानी फैला लिए हैं, पानी यानी हाथ, छतिया की छाँव राखो, पाउक, पाउक यानी आग को छिपाई के यानी छिपाकर। जैसे छाती की छाँव में आग को छिपाकर आपने इसीलिए रख लिया है क्योंकि इस भयंकर सर्दी से आग भी भयभीत हो गई है। तो बच्चों, इतना सुंदर प्रदर्शन जैसा सेनापति ने ऋतु वर्णन में किया है वैसा किसी भी अन्य कवि ने नहीं किया है। इसीलिए सेनापति के इतनी कम रचनाओं के होने पर भी उन्हें कालजयी कवि के नाम से भी जाना जाता है। सेनापति की रचनाएं यद्यपि बहुत कम हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो थोड़े में बहुत कहने वाली कही जाती हैं। तो बच्चों, ये शीत ऋतु का जो पद्य हमने पढ़ा, इसकी मुख्य बात जो विशेष है वो आप ध्यान से देख लें। व्याख्या में संदर्भ आप लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो बच्चों, संदर्भ में हम लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है, जिसके रचयिता रीतिकालीन कवि सेनापति हैं। बस 2 लाइन आपको संदर्भ में लिखनी है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि सेनापति ने शीत ऋतु के प्रबल प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है कि किस प्रकार से शीत ऋतु के प्रभाव में आग और सूर्य जैसे तत्व भी कमजोर पड़ जाते हैं। फिर आपको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या में ये सुंदर प्रदर्शन आपको हिंदी अर्थ में लिखना है। उसके बाद आता है आपका विशेष। तो विशेष में यहाँ पर है पहला पॉइंट, ब्रज भाषा का प्रयोग। मतलब आपको पूरी पंक्ति बनाकर लिखना है कि पद्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट है, पद्यांश में
प्रबल शीत ऋतु का वर्णन। प्रबल शीत ऋतु का वर्णन। किया गया है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, पद्यांश में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जो आपकी अंतिम पंक्ति है उसमें ध्यान से देखिए, मानो भीत, तो मानो शब्द के प्रयोग से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब भी आपको अलंकार रेगुलर कक्षाओं में पढ़ाए जाएंगे तब आपको विस्तारित रूप से समझाए जाएंगे। फिर इसमें प्रबल रूप दर्शाया गया है, इसलिए ओज गुण है, ओज गुण का प्रयोग हुआ है। जहाँ भी कोई क्रोधित स्वरूप दिखाया जाता है तो वहाँ ओज गुण का प्रयोग होता है, ओज गुण का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बच्चों ओज गुण के साथ यहाँ तद्भव शब्द ज़्यादा हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग। बच्चों अभी तो आपको मैं केवल इतना ही बता रही हूँ, लेकिन जब आप रेगुलर कक्षा में पढ़ेंगे तो यही विशेष एक एक पंक्ति में और बढ़ेंगे, क्योंकि तद्भव शब्द में आपको एक दो शब्द डालने भी चाहिए। जैसे कि शब्द है पानी, अब ये पानी शब्द जो है ये तद्भव है क्योंकि इसका एक्चुअल शब्द तत्सम होता है पानी। फिर उसी प्रकार पाउक, तो पाउक शब्द जो है ये तद्भव है, तो इसका असली शब्द क्या है, तत्सम पावक। तो शब्दार्थ में भी लिखा हुआ है, जब हम पंक्ति बना के ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमें एक दो शब्द भी लिखने चाहिए। तो बच्चों इस तरह से आप इसकी सप्रसंग व्याख्या आज के गृह कार्य के रूप में करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले लेक्चर में पूरे करेंगे। धन्यवाद।